ओके, स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोग वेव्स के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं उसको समझ लिया था, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कितने टाइप्स होते हैं हमने ये समझा। अब आगे चलते हैं, हम उन टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो पहले एक क्विक रिवीजन। बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की खोज किसने करी? मैक्सवेल ने। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कौन कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के टाइप्स थे? पहले था गामा रेज, दूसरा था एक्स रेज, तीसरा था अल्ट्रावायलेट रेज, चौथा था विजिबल, पांचवा था इंफ्रा, छठवां था माइक्रो, और सातवां था रेडियो। चलो, अब देखो, इन सबको हम डिटेल से पढ़े तो मैंने एक ग्लिम्स दिया था थोड़ा सा फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ के बारे में। देखो, थोड़ा सा समझा देता हूँ। जब कभी भी दो टर्मिनोलॉजी हमें समझना है, फ्रिक्वेंसी क्या होता है और वेवलेंथ। ठीक है, देखो फ्रिक्वेंसी समझो। फ्रिक्वेंसी हम कहते हैं कि पर सेकेंड में होने वाली नंबर ऑफ रिपीटेशंस, नंबर ऑफ रिपीटेशन पर सेकेंड। समझ में आया? नंबर ऑफ रिपीटेशन पर सेकेंड इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी। तो अगर कोई पूछेगा फ्रिक्वेंसी क्या होता है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा एक सेकेंड में की गई रिपीटेशंस को हम उसकी फ्रिक्वेंसी कहेंगे। मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे पंखा एक सेकेंड में कितना चक्कर घूम रहा है अपने चारों तरफ, वो उसकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, है ना। जैसे कभी कभी हम पंखा लेने जाते हैं तो उस पर लिखा रहता है 100 रिवोल्यूशन पर मिनट या 100 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, ऐसे ऐसे लिखा रहता है कि नहीं। ओरियंट, कोने कोने तक हवा ऐड देता है। हाँ, तो वो क्या रहती है उसकी फ्रीक्वेंसी। इसी तरीके से वेव्स की भी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होगी फ्रीक्वेंसी? तो कोई भी वेव एक सेकेंड में कितनी बार रिपीट कर रही है अपने आप को, क्योंकि ये जो वेव होते हैं ऐसे 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 चलते हैं, ये एक सेकेंड में ऐसे ऐसे कितनी बार कर रही है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी के मामले में देखा जाता है कि भाई जो गामा है ना, गामा गामा की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है। यानी ये बहुत तेजी से, बहुत इसकी स्पीड समझ लो बहुत तेज होती है ये। ठीक है, यानी एक सेकेंड में ये 10⁻12 ऐसे, मतलब कि हम उसको देख भी नहीं पाएंगे, पकड़ भी नहीं पाएंगे कि अच्छा वो कितना तेजी से हो जा रहा है। अभी यहाँ समझो कि भाई जो गामा होती है, गामा की फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम क्या है? फ्रीक्वेंसी। और गामा की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो मिनिमम किसकी हो जाएगी? रेडियो वेव की। ठीक है, यानी हम जब गामा से रेडियो की तरफ आएंगे, गामा से रेडियो की तरफ आएंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी घटेगी या बढ़ेगी? हमारी फ्रीक्वेंसी घटेगी, हमारी फ्रीक्वेंसी घटेगी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है पहले समझ में आया? हाँ, तो ये जो डायग्राम है ये फ्रीक्वेंसी को बता रहा है। जैसे यहाँ पर ये बहुत पास पास है ये स्ट्रक्चर, यानी ये फ्रीक्वेंसी तेज है, ज्यादा है। अब यहाँ से इनके बीच में दूरी आ रही है, यानी फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। यहाँ पर और दूरी आई, फ्रीक्वेंसी और कम हुई, और यहाँ पर और दूरी आई, फ्रीक्वेंसी और कम हुई। क्लियर हुआ? देखो, अगर कोई पूछेगा कि बताओ विजुअल रेज और इंफ्रारेड में ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? विजिबल रेज की। समझ में आ रहा है? यानी हम ऊपर से जैसे जैसे नीचे आएंगे फ्रीक्वेंसी घटती जाएगी। तो जैसे ही दो कोई भी रे दे दे और पूछ दे कि इसमें से ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो हमें इसी फॉर्मेट में पहले अरेंज कर लेना है, क्योंकि इसके अलावा और भी कोई रेज देगा क्या? 7 रेज हैं ये सातों, एकदम याद कर लेना, इंटरनलाइज कर लेना, भूलना नहीं चाहिए।
गामा, एक्सरे, यूवी, विजुअल, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो। बस इसी में से कुछ भी पूछ सकता है। बताओ कि एक्सरे और अल्ट्रावायलेट में ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, ठीक है, या एक्सरे और गामा रे में ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है। तो जाहिर सी बात है हमें ये सीक्वेंस अगर याद रहेगा तो हम उसके आंसर दे सकते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब फ्रीक्वेंसी का जस्ट उल्टा होता है वेवलेंथ। वेव का लेंथ, वेवलेंथ को हम क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य। देखो वेव होता है मतलब तरंग, और इसमें अगर लेंथ लगा दिया जाए, लेंथ, ये हो जाएगा तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य, ठीक है, तरंग दैर्घ्य। वेव लेंथ का मतलब वेव का लेंथ है, यानी कितनी बड़ी लेंथ है। जैसे मैं अगर ये कहूं कि देखो एक वेव ये है, एक वेव है, और उसके बाद एक वेव ये है, तो इन दोनों में से लेंथ बड़ा किसका है, एक नंबर का या दो नंबर का। एक नंबर का लेंथ कहाँ, ये तो इतना ही बड़ा है और ये इतना बड़ा है। नहीं नहीं नहीं, राउंड, ये जो राउंड है, ये राउंड इसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। लेकिन ये जो है यहां से यहां तक गई है, ये इसकी वेवलेंथ है। वेव का लेंथ, वेव का लेंथ वो क्या कहलाएगा, वेवलेंथ। अभी समझाऊंगा कि एक वेवलेंथ कितना होता है, ठीक है, एक वेवलेंथ क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब समझेंगे हम। लेकिन यहाँ बताओ, एक नंबर और दो नंबर में से ज्यादा बड़ा वेव कौन सा है, दो नंबर, यानी दो नंबर का वेवलेंथ ज्यादा है। तो हम देख सकते हैं अगर इसमें अगर पूछेगा फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी एक नंबर की ज्यादा है, लेकिन वेवलेंथ किसकी ज्यादा है, तो वेवलेंथ दो नंबर की ज्यादा है। वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, इसको क्या कहते हैं, लैम्डा, हाँ लैम्डा, लैम्डा, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं वेवलेंथ को, और एफ से रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी एफ हो गया या न्यू हो गया, तो ये दोनों टर्मिनोलॉजी फ्रीक्वेंसी के लिए यूज होता है। क्लियर है। तो देखो frequency and wavelengths are inversely proportional। frequency and wavelengths are कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर किसी वेव की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगा, बहुत कम होगा। जैसे मैं एग्जांपल लूं गामा रेज का, गामा रेज में बताओ फ्रीक्वेंसी ज्यादा या कम, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तो इसका वेवलेंथ क्या होगा, ज्यादा या कम, इसका वेवलेंथ कम होगा। समझ आ रहा है क्या, हेलो, हाँ, इसका वेवलेंथ कम होगा। तो गामा रेज में फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम है। यानी हम इस रिलेशन को भी याद रखना कि भाई जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, हमने अभी अभी फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला पढ़ा है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ रिपीटेशन पर सेकेंड, और सेकेंड को हम सेकेंड किसका यूनिट है, टाइम का, टाइम का। तो फ्रीक्वेंसी का एक और फॉर्मूला निकल के आता है, एफ इज इक्वल टू वन अपॉन टी। एफ इज इक्वल टू वन अपॉन टी इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। समझ में आया। एक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक रिप्रेजेंट कर रहा है एक रिपीटेशन को, नंबर ऑफ रिपीटेशन को, ठीक है, या एक वेवलेंथ को, ऐसे कह सकते हैं, एक वेवलेंथ या एक रिपीटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है वन। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वन अपॉन टी। तो अगर कभी ऐसा दे दे पर टाइम, तो ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है। समझ में आ रहा, हाँ। कहीं कहीं पर जैसे डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी नहीं लिखता है, कहीं कहीं पे लिख देगा कि उसका रिपीटेशन इतने नंबर पर सेकंड है, तो समझ जाने का ये क्या कह रहा है, ये इनडायरेक्टली फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। क्लियर हुआ। बताओ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में अगर कोई फर्क पूछेगा तो बता सकते हैं। आओ, मैं दो चीज बना रहा हूं, इसमें बताना मुझे। ये ये एक नंबर और दो नंबर में
बताओ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। वेवलेंथ एक नंबर और दो नंबर में से फ्रीक्वेंसी किसका ज्यादा है और वेवलेंथ किसका ज्यादा है? एक का क्या है? एक का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और दो का वेवलेंथ ज्यादा है। वेवलेंथ ज्यादा है। देखो, जिसका वेवलेंथ जितना अधिक होता है ना, वो उतनी लंबी दूरी तय कर सकता है। जिसका वेवलेंथ जितना अधिक होता है, वो उतनी अधिक लंबी दूरी तय कर सकता है। इतना क्लियर हुआ? और जिसका फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा होता है, उसके अंदर एनर्जी बहुत अधिक होती है। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी अधिक एनर्जी, क्योंकि हमें एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन पता है, E=H/ν। जितना अधिक फ्रीक्वेंसी उतनी अधिक एनर्जी, यानी जितनी अधिक फ्रीक्वेंसी वाला वेव उतना अधिक खतरनाक। इसीलिए गामा रेज वेव में कहेगा कि सबसे खतरनाक वेव कौन सी है, तो गामा रेज। सबसे खतरनाक गामा रेज। सबसे खतरनाक गामा रेज। अगर गामा रेज हमारी बॉडी के ऊपर पड़ जाएगा, समझ लो खत्म कर देगा। अंदर तक हमारे डीएनए को चेंज कर देगा। समझ में आया क्या? वो हल्क देखा है क्या? हल्क, हल्क वाले मूवी में किस तरीके से उसके डीएनए को पूरी तरीके से चेंज कर देता है। हालांकि वो मूवी है, उसमें इंसान सरवाइव कर गया, लेकिन इसमें सरवाइव नहीं कर पाएगा। जो एटम बम फूटता है, एटॉमिक जो बम फूटता है, उससे निकलने वाले रेडिएशन के अंदर से क्या निकलता है? गामा रेज। और जब ये गामा रेज निकलते हैं तो अपने हमको पता है इसके अंदर एनर्जी है। एनर्जी की वजह से आसपास का टेम्परेचर इतना अधिक हो जाएगा कि लोग इवेपोरेट हो जाते हैं। सोचो, विजिबल रेज यहाँ पर है, सूरज की किरणें यहाँ पर है, और सूरज की रेज हम पर पड़ती है तो हमारा शरीर को इतनी गर्मी महसूस होती है। तो सोचो अगर गामा रेज पड़ गया तब है? गामा रेज पड़ गया तब क्या होगा? गल वल जाएंगे एकदम से। तो एटॉम बम जब हिरोशिमा नागासाकी पर गिरा था, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस दिखाई दिए थे कि नहीं दिखाई दिए थे? दिखाई दिए थे। तो उन सब में से जब भी कोई एटॉमिक बम फूटता है तो उसमें हमें गामा रेज, एक्स रेज, ठीक है, ये दोनों मोस्टली निकलते हुए दिखाई देते हैं। अल्फा बीटा। देखो, जैसे ना उनको एक बार क्वेश्चन पूछा था कि 4 वेव दिया हुआ था। जैसे दिया है गामा रेज, अल्फा, बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा और जो है थीटा। ये 4 ऑप्शन दिए थे। इसमें से पूछा था कि बताओ कौन सा वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कौन सा वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैटेगरी में आता है। तो क्या लगता है कौन सा वेव आएगा? गामा, है ना? गामा। गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कैटेगरी में आएगा। क्या अल्फा वेव आएगा? नहीं। बीटा वेव आएगा? नहीं। थीटा वेव आएगा? नहीं। ये अल्फा बीटा वेव भी निकलती हैं, ठीक है, अल्फा वेव, बीटा वेव, और ये होती है गामा वेव। तो गामा वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटेगरी में आता है, जबकि अल्फा बीटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटेगरी में। क्लियर हुआ? ये याद रखना। ओके। अब हम एक काम करते हैं। पहले तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या फर्क होता है। ओके। अब हम लोग गामा रेस के बारे में पढ़ना शुरू करें। तो स्टार्ट करते हैं गामा रेस। गामा, देखो, पूछेगा कि गामा रेस की डिस्कवरी किसने करी थी। डिस्कवरी, इसकी डिस्कवरी करी थी बैक्वेरल नामक विद्वान ने। किसने करी थी? हेनरी बैक्वेरल। मैं दिखा देता हूँ, ये है हेनरी बैक्वेरल। गामा रेस की डिस्कवरी करी थी हेनरी बैक्वेरल ने। सीधा याद रखने का, बैक्वेरल। बैक्वेरल, ठीक है। गामा रेस की डिस्कवरी हेनरी बैक्वेरल ने की। अच्छा, कहेगा कि भाई गामा रेस का
जो फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ये मिनिमम होता है या मैक्सिमम? तो ये मैक्सिमम होता है। गामा रेज का वेवलेंथ 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 होता है मिनिमम। यानी गामा रेज में एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, इसीलिए ये अगर बॉडी पर पड़ेगा तो हमारी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, डायरेक्ट अगर पड़ेगा तो हमारी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, हमारे डीएनए में चेंजेस कर सकता है बेसिकली। ठीक है, और वेवलेंथ कम होने की वजह से ये बहुत दूर तक नहीं जा सकता है। हमने बात किया कि जिसका वेवलेंथ जितना अधिक वो उतना दूर तक ट्रेवल कर सकता है, उतना दूर तक क्या कर सकता है? ट्रेवल कर सकता है। तो वेवलेंथ इसका कम है, ये बहुत दूर तक ट्रेवल नहीं कर सकता है। ठीक है, नहीं तो अगर ये बहुत दूर तक ट्रेवल करता तो लोग क्या करते? एक ऐसा मशीन बनाते जिसके थ्रू गामा रेस को छोड़ते हैं, और जो बॉर्डर पर दूसरे देश के सैनिक रहते हैं उनको गोली से मारने की क्या जरूरत थी? सबके ऊपर गामा रेज ही छोड़ देते हैं, सब वैसे ही रेडिएशन से मर जाते हैं, है कि नहीं? लेकिन गामा रेज के लिए भाई उनको अगर गामा रेज छोड़ना है तो उसके लिए बहुत हैवी मशीनरीज की जरूरत पड़ती है। अभी मैं बताऊंगा कि गामा रेज किस तरीके से ट्रीटमेंट के लिए भी वगैरह यूज होता है। मेडिकल में कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए गामा रेज का इस्तेमाल होता है, लेकिन उसके लिए मशीनरीज का यूज किया जाता है, उसको अभी समझाऊंगा। ठीक है, तो वेवलेंथ कम होने की वजह से गामा रेज दूर तक ट्रेवल नहीं कर सकता है, और फ्रिक्वेंसी अधिक होने की वजह से इसमें अधिक एनर्जी होती है, बॉडी पर पड़ने पर ये हमारे डीएनए को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो एनर्जी जब अधिक है तो हम कह सकते हैं कि इसका जो पेनिट्रेशन पावर है ये बहुत ज्यादा है। पेनिट्रेशन पावर ये मैक्सिमम है, यानी ये हमारे स्किन के साथ साथ हमारी हड्डियों को भी छेद सकता है। ठीक है, स्किन के साथ साथ हमारी हड्डियों को भी छेद सकता है। इतना क्लियर है? कहाँ से ये निकलता है? ये रिलीज कहाँ से होता है? ये रिलीज होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से। रिलीज होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यानी कह सकते हैं जो यूरेनियम है। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट वगैरह क्या होता है जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए इतना समझो कि यूरेनियम है ऐसे एलिमेंट्स जिनके न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं, मतलब उसमें हमेशा टूट फूट टूट फूट होती रहती है, शांत नहीं बैठते, उन्हें हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। तो यूरेनियम के अंदर से हमें गामा रेज निकलते हुए दिखाई दे सकते हैं। एटम बम, एटम बम, एटम बम के अंदर से क्या निकलता है? गामा रेज, गामा रेज, गामा रेज। अब गामा रेज का इस्तेमाल, गामा रेज का इस्तेमाल कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी होता है। यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट। को पता है कि कैंसर कैसे होता है? कैंसर तो भाई जब कभी भी बॉडी में अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होने लगेगा तो हमारे ऑर्गन्स बढ़ने लगते हैं, और उन्हीं अनकंट्रोल्ड सेल को मारने के लिए हम गामा रेज का इस्तेमाल करते हैं, गामा रेज का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया? इतना क्लियर है? ठीक है, चलो तो देखो अभी आगे जब इंफ्रारेड पढ़ाऊंगा तो कैंसर के भी 2-3 स्टेजेस होती है ना, कि पहले इनिशियल स्टार्टिंग में कैंसर होता है तो लोग उसके लिए कहते हैं सेकैया करवा रहे हैं। सेकैया करवाने का क्या मतलब होता है कि वो जो इंफ्रारेड होता है ना, पहले उसका इस्तेमाल करते हैं इनिशियल स्टेज पर कैंसर को रोकने के लिए, लेकिन जब कैंसर का ये स्टेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब इस्तेमाल किया जाता है गामा रेज का, जिसको हम लोग कहते हैं का ये क्या करवाया जाता है? कीमियोथेरेपी। कीमियोथेरेपी, कीमियोथेरेपी में अब तुमको पता है कि गामा रेज कितना खतरनाक होता है। ये बॉडी पर, जैसे मान लो ये है मिस्टर रॉबिन और इनके हाथ पर या कहीं पर भी कैंसर हो गया है और यहाँ पर गामा रेज से के वेव के साथ इनको मारा जा रहा है कीमियोथेरेपी में। तो जब ये बॉडी पर पड़ेगा तो ये हमारे बॉडी के उस जगह के सेल के साथ साथ इसका इम्पैक्ट हमें पूरे बॉडी पर देखने को मिलता है, और इसके इम्पैक्ट के कारण हमारे जो हेड के जो सेल्स होते हैं, मतलब
जिसमें हमारी बाल वगैरह लगे रहते हैं, वो सेल्स डैमेज हो जाते हैं। इसकी वजह से लोग क्या हो जाते हैं, टकले हो जाते हैं, उनके हेयर फॉल हो जाते हैं, उनकी बाल गिर जाती है। समझा? तो किसी का अगर कैंसर ट्रीटमेंट हो रहा होगा तो ये अमूमन देखने को मिलता है कि ये हेयर लॉस हो जाते हैं। क्लियर हुआ क्या? बताओ, गामा रेस की डिस्कवरी किसने करी थी? बैक्वेरेल ने। बैक्वेरेल ने, ठीक है, हेनरी बैक्वेरेल ने, ये बैक्वेरेल ने। क्लियर हुआ? अब हम चलते हैं, समझते हैं एक्सरे के बाद। एक्सरे, एक्सरे का नाम तो सुना ही है, करवाया भी रहेगा एक्सरे। एक्सरे नहीं करवाया है? दांत वात का, हाथ पैर का, किसी चीज का एक्सरे नहीं करवाया कभी? बढ़िया है जी। एक्सरे की एक्सरे की डिस्कवरी करी थी रॉन्गटेन ने। किसने करी थी? रॉन्ग डिस्कवरी, अभी फोटो दिखा देता हूँ। की डिस्कवरी करी थी रॉन्गटेन ने। का नाम है रॉकटेन, ठीक है। रॉटेन जो भी पढ़ना है, रॉकटेन, रॉटेन, रॉड, रॉटजेन, जो पढ़ना है पढ़ो। WC रॉटजेन नाम है। तो एक्सरे की डिस्कवरी करी थी रॉटजेन ने, रॉटजेन ने, ठीक है। एक्सरे की डिस्कवरी किसने करी थी? रॉटजेन ने। अब इन्हीं के डिस्कवरी के हिसाब से इसकी यूनिट बन गई रॉटजेन। कहेगा कि एक्सरे की यूनिट क्या है? यूनिट यानी कि कितने अमाउंट में एक्सरे को बम्बार्ड किया जाएगा, या जैसे जब हम एक्सरे निकलवाने जाते हैं तो वो लोग एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को छोड़ते होंगे जो हमारी बॉडी के अंदर घुसती होगी और हमारी बॉडी को बिना हार्म किए हमें रिजल्ट देती होगी। अभी समझाऊंगा कि एक्सरे एक्चुअली में हो कैसे जाता है और कैसे वो फोटोकॉपी आती है, ठीक है। तो वो कितना अमाउंट में वो फ्रिक्वेंसी को छोड़ना है, उसकी जो यूनिट रहेगी उसे हम रॉन्टजेन कहेंगे। कहेगा कि एक्सरे की यूनिट क्या होती है? रॉन्टजेन, रॉन्टजेन, रॉन्टजेन। एक्सरे की यूनिट रॉन्टजेन, एक्सरे की यूनिट रॉन्टजेन। जब 6 रॉन्टजेन की फ्रिक्वेंसी को बम्बार्ड किया जाता है, ठीक है, 6 रॉन्टजेन, 6 रॉन्टजेन फ्रिक्वेंसी बम्बार्ड किया जाता है तो उससे निकलता है एक्सरे, यानी हमारा फोटोकॉपी निकल जाता है। लेकिन अगर यही यूनिट 6 से बढ़ के 20 हो जाए, ये हमारे बॉडी स्ट्रक्चर को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा, बैड फॉर हेल्थ, बैड फॉर, ठीक है। इसीलिए देखती होगी कि भाई एक्सरे वगैरह की जो मशीनरीज होती हैं उनको ऑपरेट करने के लिए अलग से पढ़ाई की जाती है ना। हाँ, उसके लिए अलग से कोर्स किया जाता है, सर्टिफिकेट होते हैं, लोग लेते हैं, फिर जाकर के उसे ऑपरेट करते हैं। ऐसे नहीं कि कोई आ करके बाहर बैठा हुआ है और वो ऑपरेट कर देगा, मार देगा, खत्म ही हो जाएंगे सब, ठीक है। हाँ। तो देखो, मैंने बताया जब एटॉमिक बम फूटता है तो उसमें से गामा रेज भी निकलते हैं, एक्स रेज भी निकलते हैं। एटम बम के अंदर से, एटम बम के अंदर से जो एक्सरे निकलता है वो 250 रॉन्टजेन का निकलता है। 250 रॉन्टजेन, रॉन्टजेन सोचो, 20 रॉन्टजेन हमारे बॉडी के लिए खराब है, यहाँ निकल रहा है 250 रॉन्टजेन। ये क्या करेगा? तो अगर कोई इंसान गामा रेज से बच गया तो गामा रेज से कम फ्रिक्वेंसी है एक्स रे की, यानी ये दूर तक ट्रेवल करके जाके मारेगा। जैसे मान लो यहाँ पर फूटा बम, ठीक है, और इस बम से पहले तो निकलेगा गामा, गामा की फ्रिक्वेंसी ज्यादा है इसलिए वो बहुत दूर तक नहीं जाएगी। और मान लो तुम यहाँ खड़ी हो, तुम यहाँ खड़ी हो, तो गामा से तो तुम बच गई, लेकिन उसके बाद इसमें से निकलेगा एक्सरे, और एक्सरे जा करके हिट कर देगा तुम्हें और मार करके तुम्हारी हड्डियों के अंदर का स्ट्रक्चर चेंज कर देगा। समझा? हाँ, क्यों? क्योंकि इसकी एक्सरे की फ्रिक्वेंसी गामा से कम है, यानी वो दूर तक जा सकता है। तो अगर कोई गामा से बचा तो एक्सरे में ले लेगा। क्लियर हुआ?
ये जो एक्सरे होती हैं ये हमारी हड्डियों को पेनेट्रेट नहीं कर सकती। कौन सा एक्सरे? जो 6 रॉन्टगेन वाला है, ठीक है। अभी दबा के मार देंगे 250 रॉन्टगेन तो पता नहीं वो छेद-छाद के कहाँ चला जाएगा। एक्सरे जब हम निकलवाते हैं तो ये हमारी हड्डियों को पेनेट्रेट नहीं कर पाती हैं। कैन नॉट पेनेट्रेट बोन्स, कैन नॉट पेनेट्रेट बोन्स। इसीलिए जब कभी भी एक्सरे निकाला जाता है, जैसे कि मान लो तुम्हारे हाथ का एक्सरे निकालना है और ये हड्डी है, ठीक है? ये हड्डी है। अब यहाँ से मैं मारूंगा एक्सरे, आ रहा है एक्सरे, मैंने 2 एक्सरे मारा है ऐसे सब ऊपर, और ये हड्डी में अगर कहीं क्रैक नहीं है तो ये एक्सरे आएगा, ऐसे टकराएगा, वापस से मशीन के पास चला जाएगा, यहाँ से आएगा, ये वापस से मशीन के पास आ जाएगा। तो मशीन में जो फोटो निकल के आएगा वो सेम टू सेम ऐसे ही हड्डी सीधा निकल के आ जाएगा और मशीन दिखाएगा कि तुम्हारे हड्डी में कोई टूट-फूट नहीं है। 2 रे हमने मारा था, दोनों रे हमारे पास आ गई। लेकिन अगर तुम्हारी हड्डी में क्रैक होगा तो ऐसे मान लो क्रैक है, एक एक्सरे जो इस क्रैक के पास से आया वो वापस नहीं जा पाएगा, वो अंदर घुस जाएगा। और जब ये फोटो निकलेगा तो फोटो में दिखेगा कि तुम्हारी हड्डी में क्रैक है, क्योंकि हमने 2 रे मारा था और ये हमारे पास एक ही रेज आया। तो एक रेज बताएगा कि इनका ये पोर्शन सही है, लेकिन जो रेज नहीं आया है वो बताएगा कि यहाँ पर क्रैक है। समझा? तो इसलिए कहीं हमारे बोन्स में जो क्रैक होता है, दीवालों में क्रैक होता है, या कोई प्रीशियस स्टोन्स है, हीरा है, मोती है, उसमें अगर क्रैक्स ढूंढना है वो एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं। समझा? एक्सरे का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि जहाँ क्रैक रहेगी वो क्रैक में से वो पास हो जाएगा और मशीन पकड़ लेगा, ओहो यहाँ पर ये क्रैक है। क्लियर हो गया? अच्छा, देखो अब ये जो एक्सरे होता है ये तो नॉर्मल लेवल पे है कि मान लो तुम्हारी हाथ पैर की हड्डी वड्डी टूट गई है तो हम एक्सरे करवा लेते हैं। लेकिन लेकिन अगर डॉक्टर को ये दिखाई दे रहा है कि ये सिर्फ हड्डी टूटी तो है, लेकिन कहाँ कहाँ से टूटी है इसका कुछ आइडिया नहीं मिल रहा है, तब वो करवाएगा सीटी स्कैन। सीटी स्कैन क्या करवाएगा? सीटी स्कैन। सीटी स्कैन को हम कहते हैं कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ठीक है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ये क्या करता है कि जैसे एक जगह पर क्रैक था तो वो इससे हमारे एक्सरे से पता चल गया, लेकिन एक क्रैक अगर इधर भी हो, अलग अलग जगह हो, तब तुम्हें ऐसे मशीन की जरूरत है जो घूम घूम के अलग अलग जगह से फोटो ले पाए, तुम्हारे अलग अलग जगह से वेव छोड़े और उसको डिटेक्ट करे और बताए कि कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके का क्रैक है। समझा? तो सीटी स्कैन में यही होता है। वो मशीन क्या करती है, वो घूमती रहती है। जैसे कि मैं अगर दिखाऊं स्कैन वाला को, ये ब्रेन वाला, ये होता है ना सीटी स्कैन और एमआरआई दोनों सेम सेम टाइप का होता है। अच्छा पहले मैं ये दिखा देता हूँ एक्सरे वाला, यहीं पर देख लो। देखो भाई ये एक्सरे है, एक्सरे में उसने हाथ का एक्सरे निकाल रहा था, ठीक है, हाथ का एक्सरे। तो यहाँ से रे छोड़ा, ये तो पूरा रे गया है और रे जहां पर क्रैक रहा होगा उसके अंदर घुस गई होगी, वहां से टकरा के वापस नहीं आया होगा। तो जब फोटो निकल के आया होगा तो पता चला होगा कि अच्छा यहाँ से एक्सरे वापस नहीं आया है और वहां पर वो टूटा हुआ भाग हमें दिखाई दे देता है, ठीक है। और बाकी जगहों से वो टकरा टकरा के वापस आ जाता है, तो वहां पता चल जाता है कि नहीं नहीं यहाँ पर टूट फूट नहीं हुई है, ठीक है। तो ऐसे ही जब ये सीटी स्कैन करवाते हैं, सीटी स्कैन कंप्यूटेड टोमोग्राफी, तो कंप्यूटेड टोमोग्राफी में क्या होता है, अंदर मशीन इंसान को कहाँ घुसेड़ दिया जाता है, अंदर, और इस मशीन के अंदर जो ये रहता है ये खुद घूमने वाला रहता है, तुम्हारा जो वेब को छोड़ता है। ये थोड़ा इस साइड निकाल लेगा, थोड़ा इस साइड से मारेगा वेब, नीचे से मारेगा वेब, ऊपर से मारेगा वेब। मान लो तुम्हारे सर्वर में कहीं दिक्कत हो गई है तो सर में तो तुम डायरेक्टली एक्सरे निकाल नहीं सकते हो ऐसे कि तुम्हारा सर पकड़ के फोटोकॉपी मशीन थोड़ी है ऐसे पकड़ के नीचे दाब दिया और वहां से निकल जाएगा। सर को तो हर तरीके से देखना पड़ेगा अंदर कहाँ कहाँ तक घुसा है, इसलिए हमें क्या करवाना पड़ता है,
सीटी स्कैन करवाना पड़ता है, सीटी स्कैन। और सीटी स्कैन के लिए दिखाई दे रहा है ये कितना महंगा है, मतलब कि ये मशीन इतना बड़ा है। एक्सरे के लिए ज्यादा कुछ नहीं रहता है, एक्सरे के लिए नॉर्मल खड़े कर दो, नॉर्मल खड़ा कर दो, वहां पर वो बम्बार्डमेंट मारेगा और सीधा निकल के आ जाता है। लेकिन सीटी स्कैन के लिए जो मशीन होती है वो महंगी आती है, ठीक है। और सेम इसी का एक थोड़ा सा और मॉडिफाइड वर्जन होता है, उसे हम कहते हैं एमआरआई, एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अब यही मशीन, यही जो सीटी स्कैन वाला मशीन है, इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बना दिया जाता है, मतलब और फैसिलिटी के साथ वो हो जाता है एमआरआई, समझा। हाँ, एमआरआई, एमआरआई मशीन में देखो इसका नाम क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। पहले यहाँ लिखता हूँ अब समझिए। सीटी स्कैन का क्या फुल फॉर्म था, कंप्यूटेड कंप्यूटेड टोमोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। और इसका बड़ा भाई होता है एम आर आई, इसका होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इमेज लेता है ना, इमेजिंग। इसमें देखो, इसमें इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है कि जब कभी भी एमआरआई कराने जाओगी तुम्हें कहेगा भैया अपने साथ में कोई भी लोखंड की मशीन मत लाना, तुम्हारे कान की बाली, हाथ का हसूली, नाक का नथुनी, ठीक है, हर एक चीज निकलवा लेगा। कुछ कुछ लड़कियां होती हैं भाई साहब, वो अपने जीभ में पता नहीं क्या लोखंड वोखंड पहनी रहती हैं, उनका जीभ देखो, जीभिया में लोखंड क्यों पहने रहती हैं पता नहीं, उसको सब निकलवा उकलवा के नचवा के रख देगा। नहीं तो अगर वो मशीन के साथ ही अंदर डाल दिया ना, तो जैसे वो मशीन चालू करेगा वो उनके अंदर लगे उस स्टोन को खींच लेगा, और वो पूरा चमड़ा सहित जहां तक लगा रहेगा ना वो उखाड़ के लेके बाहर आ जाएगा, समझा। हाँ, इसीलिए एमआरआई करवाते वक्त कोई भी मेटल्स को अंदर अलाउ नहीं होता है। इवन जो रूम होता है उस रूम में भी मेटल्स अलाउ नहीं होता है, क्योंकि उसकी मैग्नेटिक पावर खींच सकती है और पूरा का पूरा मशीन डैमेज कर सकती है, लोगों को चोट लग सकती है, ठीक है। इसलिए कभी कभी अगर मान लो कि किसी को, मान लो ये मशीन, थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये मशीन है पर, और कोई इंसान है जिसको दांत में प्रॉब्लम थी और उसने अपने दांत चांदी का लगवाया हुआ था, ठीक है, चांदी वगैरह का। तो मान लो कि उसको यहाँ पर हेड के लिए एमआरआई मशीन में ले जाया गया, और अगर कोई डॉक्टर उसे मारना चाहे तो बड़ी आसानी से मार सकता है। कुछ नहीं करना है, एमआरआई जो मशीन है उसके मैग्नेटिक पावर को बढ़ा दो, उसके मैग्नेटिक पावर को बढ़ा दो, क्योंकि उसके दांत जो है चांदी का है, चांदी एक मेटल चीज में आ जाता है, और ये मैग्नेटिक जो फील्ड है ये उस मेटल को खींच लेगा, और जैसे ही वो उसे खींचेगा तो सोचो दांत कहाँ से निकलेगा, उसके नेजल और दिमाग से ले करके वो दांत बाहर निकल जाएगा और तुरंत उसकी मौत हो जाएगी। कह रहा है, ये सब बात का बहुत ही ध्यान रखना अगर इन फ्यूचर कभी कुछ होता है तो। ना क्लियर हुआ? तो एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई सब समझ में आ गया। बताओ एक्सरे की डिस्कवरी किसने करी थी? हेनरी बैक्वेरेल ने गामा रे की डिस्कवरी करी थी। एक्सरे की डिस्कवरी करी थी रॉन्टजेन ने, रॉन्टजेन, रॉन्टजेन, ठीक है, रॉन्टजेन। एक्सरे क्या हमारे बोन को पेनेट्रेट कर सकता है? नहीं, बोन को पेनिट्रेट नहीं कर सकता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग एक्सरे निकलवाते हैं तो टूटी फूटी हड्डियां में पता चल जाती है, वो टूटी हड्डियों के रास्ते से बाहर निकल जाता है उधर उस साइड, ठीक है। अगर पूछेगा कि प्रीसियस जो स्टोन्स होते हैं जैसे डायमंड हो गया, पन्ना हो गया, इन सब में क्रैक है या नहीं है, इसकी जांच के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? कौन से रे का, एक्सरे का इस्तेमाल किया, एक्सरे का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हुआ? अब चले हम तीसरे की तरफ, अल्ट्रावायलेट की तरफ। यूवी रेज,
यूवी को क्या कहते हैं? अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट को हम कहते हैं पराबैंगनी। पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी। देखो, अगर अल्ट्रा वायलेट रेज का पहले तो जो इस्तेमाल होता है, आरओ मशीन है घर पे, पानी फिल्टर, ये पानी के अंदर वाटर होता है, वाटर के अंदर जो छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं ना, उनको मारने के लिए अल्ट्रा वायलेट रेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो आरओ मशीन होती है, आरओ मशीन के अंदर अल्ट्रा वायलेट रेज छोड़ने वाली मशीन लगी होती है, जो पानी के कीटाणुओं को मार देती है, और उससे पानी जब निकल के आता है तो वो जो है फ्रेश पानी आता है, मतलब उसके अंदर कोई भी कीटाणु नहीं रहते। आरओ और कुछ नहीं करता है, पहले तो मार देगा और फिर कुछ छननी लगा देगा, जो मरे हैं वो छन जाए, उसके बाद निकल के पानी आ जाएगा, ठीक है। तो पहला इस्तेमाल क्या हो जाता है भाई? आरओ मशीन वगैरह में इसका इस्तेमाल हो जाता है जर्म्स को मारने के लिए, ठीक है, जर्म्स को मारने के लिए, किल जर्म्स। आरओ मशीन यूवी रे का इस्तेमाल होता है। यूवी रे अगर हमारी बॉडी पर डायरेक्ट पड़ता है, जैसे कि जो सन है, सन सन से निकलने वाली सोलर रेज में सारी तरीके की रे आती है, गामा, एक्सरे, यूवी। तो हमको पता है गामा और एक्सरे हो गए, इनकी तो फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा है, तो ये लोग धरती तक पहुंच नहीं पाते हैं, है ना। ऊपर के लेयर में ही जो स्ट्रेट क्या कहते हैं कि ओजोन लेयर के ऊपर आयनोस्फेयर होता है, आयनोस्फेयर में ही ये सारी की सारी रे, कॉस्मिक रेज जिसको हम कहते हैं, कॉस्मिक रेज पाई जाती हैं। कॉस्मिक रेज में ये सब मिक्स रहते हैं, इसलिए वो सबसे खतरनाक हो जाता है कॉस्मिक रेज। अगर पूछेगा कि दुनिया में सबसे खतरनाक रेज कौन सी है, तो कॉस्मिक रेज होती है, क्योंकि कॉस्मिक रेज में हमें गामा, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे सब देखने को मिलती है। तो कॉस्मिक रेज किसी के ऊपर गिर जाए तो कहीं मरवट खत्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो उसी में से आती हैं ये अल्ट्रावायलेट रेज। अब अल्ट्रावायलेट रेज क्या करती हैं? ये अगर हमारी स्किन पर डायरेक्टली पड़ जाए, स्किन पर, तो ये स्किन कैंसर क्रिएट करती हैं, आर्सेनोजेनिक होती हैं, स्किन कैंसर, स्किन कैंसर पैदा कर सकती हैं। लेकिन हमारे एनवायरमेंट में एक लेयर पाई जाती है जिसको हम कहते हैं ओजोन। ओजोन ओजोन अल्ट्रावायलेट रेज को क्या कर देता है? छान देता है, फिल्टर कर देता है, रोक देता है, जिसकी वजह से ये धरती पर उतने अधिक अमाउंट में नहीं आ पाती है। और अगर धरती पर आ भी जाती हैं, तो जो ऐसा एरिया है जैसे भारत वाला एरिया हो गया, ठीक है, जहां पर सूरज की रेज ज्यादा पड़ती हैं, वहां के लोगों के अंदर मेलानिन, मेलानिन नाम का जो है पदार्थ पाया जाता है अंदर, जो इससे लड़ता है, अल्ट्रावायलेट रेज से लड़ता है। तो अगर हमारे ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज थोड़े मोड़े अमाउंट में पड़ भी जाता है, तो हमें स्किन कैंसर नहीं होगा। लेकिन जो खरगोश की तरह गोर गोर होते हैं, कौन लोग? वेस्टर्न कंट्री वाले, या कनाडा वाले, नॉर्वे, स्वीडन वाले, इन लोग के ऊपर अगर अल्ट्रावायलेट पड़ गया तो इन्हें पक्का स्किन कैंसर कर देगा। समझ में आया? जितने गोरे गोरे लोग होते हैं, उनके अंदर मेलानिन की मात्रा नहीं पाई जाती है, और उनके लिए ये डेंजरस होता है अल्ट्रावायलेट। क्लियर? तो बताओ, यूवी यानी पराबैंगनी किरणें किस लेयर के द्वारा छान दी जाती है? ओजोन लेयर। पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रेज से हमें कौन सा डिजीज होने का खतरा होता है? स्किन कैंसर। स्किन कैंसर से लड़ने के लिए या अल्ट्रावायलेट रेज को रोकने के लिए हमारे बॉडी में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? पहला पहला क्लियर हो गया। तो आगे चलते हैं, हम लोग थोड़ा सा विजुअल रे के बारे में समझेंगे, ताकि हम विजुअल रे को अच्छे से लाइट वेव में, लाइट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। चौथा विजुअल रेज। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो 7 तरीके के वेव्स हैं, उन सब में से सिर्फ विजुअल रेज को ही हम देख सकते हैं, हम देख सकते हैं, क्योंकि इसका नाम ही क्या है? विजुअल रेज।
और बाकी किसी को हम देख नहीं सकते हैं अपनी आंखों से, अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके भले देख सकते हैं, लेकिन हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं। तुम्हारे सामने गामा रेज निकल जाएगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा गामा रेज है। एक्सरे निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। एक्सरे करवाने जाते हो तो दिखता है क्या, अरे 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 एक्सरे आ रहा है, नहीं दिखता है। लेकिन दिन हो रही है, रात हो रही है, कैसे पता चलता है? विजुअल रेज के जरिए, विजुअल रेज के जरिए। ये विजुअल रेज में भी कई तरीके की लाइट्स आती हैं, इन्हें हम कहते हैं विब्ग्योर, बयानी हपीनाला, विब्ग्योर। यानी ये 7 रंग आते हैं, कौन कौन से? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। रेड, ठीक है। अब देखो, जैसे हम गामा से लेकर के रेडियो की तरफ ऐसे बढ़ रहे थे, तो गामा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा थी और वेवलेंथ सबसे कम था। रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम थी और वेवलेंथ सबसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी सबसे कम थी और वेवलेंथ सबसे ज्यादा था। उसी तरीके से विजुअल रे में अगर हम देखेंगे तो यहाँ वॉयलेट से अगर हम रेड की तरफ बढ़ेंगे तो इसमें फ्रीक्वेंसी वॉयलेट की ज्यादा और इसका वेवलेंथ लैम्डा से वेवलेंथ कम, और रेड की फ्रीक्वेंसी कम और वेवलेंथ ज्यादा। यानी बताओ, इन 7 कलर में से, विजुअल के 7 कलर में से लंबी दूरी तक कौन ट्रेवल कर सकता है? रेड कलर। इसीलिए सिग्नल हो गया या ट्रेन का स्टॉपेज हो गया, सबसे ऊपर लगाया जाता है पहले रेड कलर। क्योंकि अगर दूर ही है ट्रेन, मान लो कि 500 मीटर की दूरी पर, तो वहीं से ट्रेन को दिख जाएगा कि भाई लाल बत्ती बर रही है, लाल कलर बर रहा है, मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ है, हमें रुकना है। ठीक है, वो रुक जाएगी वहीं पर। लेकिन हम अगर देखेंगे तो येलो जो है, येलो वो रेड से पहले ही है, यानी येलो रेड से कम दूरी पर जाएगी, रेड से कम दूरी पर जाएगी। इसीलिए रेड के नीचे लगाया जाता है येलो। तो अगर जैसे इसको रेड को गाड़ी ने ऑब्जर्व किया था 500 मीटर की दूरी पर, 500 मीटर की दूरी पर, तो येलो को देखेगी ये 200 मीटर की दूरी पर। 200 मीटर की दूरी पर येलो देखेगी, इसको लगेगा हाँ हाँ रुक जाना है, मतलब स्लो हो जाना है। ठीक है, येलो मतलब क्या है? स्लो हो जाओ, स्पीड को कम कर दो। लेकिन अगर उसे ग्रीन दिखाई देगा, ग्रीन, तो बताओ ग्रीन कहाँ आता है? बीच में आता है। यहाँ से विजुअल इंडिगो ब्लू और यहाँ से येलो ऑरेंज ग्रीन। यानी ग्रीन लाइट हमारी आंखों पर न तो बहुत ज्यादा जोर डालती है और ना ही बहुत कम। हमें ग्रीन को देखने के लिए बहुत ज्यादा जोर भी नहीं लगाना पड़ेगा, और हमें ऐसा नहीं कि ये आंखों पर पड़ जाएगी तो हमें चोन्हा लग जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। इसलिए इसे बीच में यहाँ रखा जाता है कि ग्रीन। अगर पास में आ गया 100 मीटर की दूरी पर ग्रीन है, भाग जाओ, निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो ग्रीन को हम नजदीक से भी देख सकते हैं, समझा? तो क्यों रेड, येलो और ग्रीन का ही इस्तेमाल किया जाता है? वेवलेंथ के बेसिस पर। भाई हमें अगर खतरे का निशान है तो दूर से ही लाल दिख जाएगा तो रुक जाएगा। अगर स्लो होना है तो येलो का इस्तेमाल करो, और चलते बनना है तो ग्रीन का इस्तेमाल करो। इसलिए अगर तुम्हारे आसपास कहीं ग्रीन स्क्रीन होगा तो तुम उस पर देखना, तुम्हें देखने में तकलीफ नहीं होगी। मोबाइल में अगर व्हाइट कलर का, जैसे जैसे मैं यहाँ ये पढ़ा रहा हूँ, ये ग्रीन स्क्रीन है, अगर मैं इसको व्हाइट कर दूँ, ठीक है, जैसे व्हाइट कर दूँ, तो ये तुम्हारी आंखों पर एक थोड़ा सा ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा। तुम्हें ज्यादा देर तक देखोगी अगर इस वीडियो को, तो ऐसा लगेगा जैसे आंख दर्द देने लगा है। लेकिन ये ग्रीन कलर रहता है तो ये इसे हम लंबे समय तक क्या कर सकते हैं? सस्टेन कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो हमें ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ। तो विजुअल रेज में ये 7 रंग होते हैं। इनमें भी वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है, रेड की फ्रीक्वेंसी कम होती है। वॉयलेट का जो वेवलेंथ है कम होता है और रेड का वेवलेंथ ज्यादा होगा। समझ में आ गया इतना? हाँ। तो हम जो विजुअल वगैरह है इसको हम लोग क्या करेंगे, जब लाइट चैप्टर पढ़ेंगे उसमें अच्छे से क्लियर करेंगे कि अच्छा क्या है क्या नहीं है। क्लियर है? तो देखो अभी हमने क्या क्या देख लिया, पहले एक बार कुछ रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। बाकी तो हमने देखा गामा, एक्सरे,
अल्ट्रावायलेट और इन चारों में कहीं कोई दिक्कत है? गामा की खोज किसने करी? बैक्वेरल ने। और एक्सरे की खोज रॉन्टजेन। ठीक है, ये दोनों ने याद रखना, बैक्वेरल और रॉन्टजेन। अल्ट्रावायलेट रेज कौन से डिजीज को जन्म देता है? स्किन कैंसर। और विजुअल रेज में सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ किसका होता है? रेड का। और जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है वो ज्यादा दूर तक जाता है या कम दूरी तक जाता है? ज्यादा दूर तक जाता है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।